नमस्कार दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का बेसिक वीडियो जो है तो बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे और उधर का समय का थोड़ा बहुत वीडियो पढ़ता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो बेसिक आज नंबर सिस्टम से भी स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का भी वीडियो स्टार्ट करेंगे बेसिक। तो आइए मैथमेटिक्स को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से मैथ में क्या है, तो उतना लंबा लेक्चर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको सारी चीज़ों को सार्ट आउट करके बता दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले संख्या पद्धति की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। जब मैं नंबर सिस्टम की बात करूँगा, ये आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरा कंटिन्यू आप देखते रहिए। हम आपको बेसिक चीज़ों को कंफर्म कर देंगे और हम इसके बाद परसेंटेज को पढ़ाएंगे, परसेंटेज को अच्छे डिटेल से ढंग से पढ़ाएंगे। तो आइए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो संख्याओं के ज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि पूर्णांक क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो उत्पन्नता की मैं बात करता हूँ, तो जो इस सबसे पहले जब संख्याएं आई तो 1 ऐसे आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, 7 आई, 8 आई, 9 आई। इसकी परिकल्पना बड़ी पुरानी है और काफ़ी टाइम लगेगा बताने में, लेकिन आपको मैं केवल शॉर्ट आउट में बता देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई, अभी शून्य नहीं आया था। फिर इन्हीं संख्याओं को रिपीट करके आगे संख्या बढ़ा दिया गया था, पर शून्य नहीं आया था उस समय। जैसे हम 1 को 1 के साथ रिपीट करें, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, डाट 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 1 को 9 के साथ। फिर अब 2 को उठाएंगे सबके साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, डाट 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 डाट। इसी प्रकार से संख्याओं का उद्भव हो गया था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात चीज़ें आई थी, तो ये संख्याएं जो आई थी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरीके एक साथ आए थे, लेकिन इसकी परिकल्पना हम कभी जब लाइव में आएंगे तो वहाँ डिटेलता के साथ करेंगे। तो ज़रा इसको समझिएगा बात को। तो ये हमारी एक संख्या रेखा है, ये हमारी एक संख्या रेखा है। आपको मैंने यहाँ हिंट दे दिया संख्याएं कैसे बनेंगी। एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर 0 यहाँ होता है और 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इसी प्रकार से डाट 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 इनफाइनाइट। फिर इधर आपका ये -1 माइनस आपका 2 है, -3 है और ये माइनस क्या है 4, डाट 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 इनफाइनाइट। आइए थोड़ी सी संख्या रेखा के बारे में हम बात करें। तो हमारी जो संख्या रेखा है ये जो है 3 प्रकार की समझ लो संख्याओं से मिलकर बनी है। एक तो ये जो है आपका धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका क्या है ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आपका है क्या शून्य पूर्णांक। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और शून्य पूर्णांक है। अगर मैं संख्या पद्धति की डिफिनीशन को देना चाहूँ तो इसको कैसे मैं दे सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम कहेंगे किसी भी रेखा पर, ये रेखा है मेरे पास, किसी भी रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक इन संख्याओं के प्रदर्शन को ही क्या बोला जाता है, संख्या रेखा। किसी रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का प्रदर्शन ही संख्या पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति में 2 आपके पूर्णांक आए हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक। एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप जानते हैं धनात्मक मतलब जहां प्लस का चिन्ह लगा हो, ऋणात्मक मतलब जहां माइनस का चिन्ह लगा हो। तो इस प्रकार से संख्या रेखा जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के प्रदर्शन से मिल गई और जिसको हमने क्या कहा, संख्या पद्धति। अब आते हैं इस संख्या रेखा पर कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं बातों को, फिर अभी हम आपको सारी संख्याओं को पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसके फैक्ट को समझते हैं। जब हम धनात्मक पूर्णांक में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, देखिए ये मेरा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, बायां हाथ है, बाएं, और ये क्या है दायां। जब हम धनात्मक पूर्णांक में बाएं से दाएं तरफ ये जा रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 डाट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक इधर गए। और अगर हम ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें तो दाएं से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा भैया, ये दायां है, दाएं से बाईं तरफ जाते हैं संख्याओं का मान घटता जाता है। जैसे -1 बड़ा है, फिर उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है। अब कहेंगे सर हमको कैसे मालूम ये कैसे छोटा जा रहा है। माइनस चिन्ह का मतलब होता है कर्ज।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में हम तुलना करें, मान लीजिए एक आदमी है 1 रुपया कर्ज में है, एक आदमी है 2 रुपया कर्ज में है। सपोज दैट दोनों लोग एक जगह पर काम करने गए, वेतन कितना पा रहे हैं 10 रुपया। 10 रुपया अगर ये वापस दे देगा, अपना कर्जा चुकाएगा, जेब में कितना रुपया, 9 रुपया बचेगा। और ये अगर 2 रुपया अपना कर्जा चुकाएगा तो इसकी जेब में कितना बचेगा, 8 रुपया। बड़ा आदमी कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि -1 के पास 9 रुपये है, इसलिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो जैसे जैसे जाओगे माइनस में संख्याएं जो है माइनस का जो है संख्याओं का मान घटता जाएगा। कारण है क्योंकि जब अभी यहाँ मान लो -99, तो -99 रुपया कर्जा में है। और जितनी जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, संख्याओं का मान बड़ा होगा, उसके सामने अगर माइनस लग गया तो उसका मान उतना ही छोटा हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। कहने का मेरा मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। अगर यहाँ से मैं निष्कर्ष निकालना चाहूँ तो मैं एक बात इसमें बता सकता हूँ, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ये धनात्मक पूर्णांक की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक और सबसे छोटा धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत, अर्थात अनंत मीन्स होता है इसका अंत नहीं है, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ये भी अनंत है, अर्थात ये भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात, एक बात को लिखना चाहूँ, पॉइंट नंबर 1, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा तथा सबसे बड़ा धन पूर्णांक और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता, अब मैं दूसरी बात करूं, दूसरा पॉइंट किसके में बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे छोटा धन पूर्णांक, ये सबसे छोटा है तभी तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक प्लस में 1 होता है। अगर मैं कहूं, समझ में आपको बातें आ रही होंगी, सबसे छोटा धन पूर्णांक +1, और यहां पर देखेंगे ये इधर माने घटता जा रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा। और फिर लिखेंगे पॉइंट इसी में, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यहां 0 है तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। मैं समझ रहा हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक क्यों कहते हैं? इसकी परिकल्पना हम लोग लाइव आएंगे तो वहां खूब चर्चा लंबी होगी, तो क्यों ऐसा होता है और क्या इसका कारण है। तो अभी आप इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं, व्याख्या कुछ चीज़ों का हम आगे करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने संख्या रेखा पर देखा, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं हो सकता, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं हो सकता, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, और 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। इसे 0 को दिया किसने? ये 2 परिकल्पनाएं हैं, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये कारण क्या है 2 परिकल्पनाओं का, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला इसका जो रीजनल पॉइंट है, अज्ञात भारतीयों के द्वारा अथवा हम कह सकते हैं आर्यभट्ट के द्वारा। जरा इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, आयोग ने जीएस में भी पूछा है। तो इसकी बात को पहले परिकल्पना को इसको ढंग से समझ लेंगे, लेकिन अभी इसकी व्याख्या क्यों ऐसा होता है कि आर्यभट्ट को भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं। तो आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या किया था थोड़ा सा, जैसे मान लिया जाएगा अगर आप कोई रिसर्च करो और दूसरा कोई व्यक्ति ले जाकर उसकी व्याख्या कर दे, तो जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर व्याख्या करेगा उसका नाम माना जाएगा, लेकिन जिसने खोज कर रखा है उसने पब्लिश्ड किया नहीं तो उसका नाम नहीं माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी हम परिकल्पना, इसकी व्याख्या बाद में फिर करेंगे जब वीडियो में आएंगे। तो अभी मैं आपको पूरी जानकारी ढंग से हर एक पॉइंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देंगे, लेकिन उसकी परिकल्पना जो है बाद में कभी चर्चा होगी।
तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कि अज्ञात अगर किस विकल्प में अज्ञात भारतीय आर्यभट्ट, चारों विकल्प में अज्ञात भारतीय आर्यभट्ट अगर रहा तो हम जब आंसर मारेंगे अज्ञात भारतीय पर मारेंगे। अगर विकल्प में अज्ञात भारतीय है और आर्यभट्ट नहीं है तो इस पर मारेंगे। अगर जो है अज्ञात भारतीय नहीं है और विकल्प में आर्यभट्ट है तो आर्यभट्ट पर मार देंगे। ये दोनों हैं तो इनको प्राथमिकता देना है, और अगर अकेले हैं तो चाहे जो है उन्हीं को आपको मार देना है। इसके बाद आती है आपके सामने इनफाइनाइट की बात है। चौथा पॉइंट इसमें जानना है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अनंत जो है इसको किसने दिया? तो कहेंगे श्रीनिवास रामानुजन ने। श्रीनिवास रामानुजन ने, श्रीनिवास रामानुजन ने अनंत दिया है, इसलिए इन्हें इन्फिनिटिव मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? इन्फिनिटिव मैन। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों इन्फिनिटिव मैन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे श्रीनिवास रामानुजन। शून्य किसने दिया? अज्ञात भारतीय अथवा आर्यभट्ट ने दिया। तो ये आपका जो है श्रीनिवास रामानुजन जो है अनंत दिए, ये इनकी परिकल्पना है कैसे दिए थे। और मैं हिंट देता हूँ कि एक बार किसी टीचर ने इनकी क्लास में पढ़ा रहे थे कि यदि किसी भी संख्या को उसी से भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होगा। तो इनके टीचर पढ़ा रहे थे कि यदि किसी भी संख्या को उसी से भाग दिया जाए तो 1 प्राप्त होगा। तो इन्होंने कहा सर कि यदि शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या 1 प्राप्त होगा। तो ये परिकल्पना आई थी। जैसे मैं हिंट देता हूँ, ये 2 को 2 से भाग दो, 3 को 3 से भाग दो, 4 को 4 से भाग दो, 1 को 1 से भाग दो। ऐसे अगर शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या 1 आएगा? इसी परिकल्पना के कारण ही श्रीनिवास रामानुजन के मन में बातें आई और इनफाइनाइट की खोज हुई। कैसे हुई इसकी चर्चा फिर होती रहेगी। तो इस प्रकार से श्रीनिवास रामानुजन इनफाइनाइट दे गए। तो ये हमारे इस चीज़ की बातें हैं। आइए इस पर थोड़ी सी बात को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि किसी भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या है अगर उसको शून्य से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, और यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। ऐसा कारण होगा, फिर व्याख्या कभी होगी। तो आप ध्यान देंगे कि यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, और यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। मैं इसकी थोड़ी सी परिकल्पना कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में जो है कभी भी मैथमेटिक्स जो है निर्देश नहीं देती, हमेशा आदेश देती है। अगर मैथमेटिक्स में कोई शब्द लिखा है, कोई आर्डर दिया गया है, तो उस आर्डर का तब तक आपको पालन करते रहना है जब तक वो आर्डर पूरा ना हो जाए, नहीं तो आर्डर का अवहेलना होगी। जैसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे लिखा जाए 1/2, तो इसका मतलब होता है 1 को डिवाइड करो कितने भाग में? 2 भाग में। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, एक मेरे पास वस्तु है, इसको काट दो। डिवाइड मीन्स क्या होता है? काटना, बांटना। इसको बांट दो कितने भागों में? 2। अगर 5/7 है, कहता है कि 5 वस्तु है, 5 वस्तुओं को डिवाइड कर दो कितने भागों में? 7 भागों में। तो इस प्रकार से ये आदेश दे रहा है, डिवाइड कर रहा, 5 वस्तु को डिवाइड करो, तो ये आदेश है, और इस आदेश का पालन तब तक करोगे जब तक 7 भाग ना हो जाए। तो उसी अगर मान लो एक बार काट कर चले गए तो आपकी ये इस आर्डर का पालन नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि एक वृक्ष है, जाइए उसको काट दीजिए, काटिए आप। तो आप 2 कुल्हाड़ी मार कर चले आए, कहें सर मैं काट दिया, तो जब तक पेड़ गिरेगा नहीं तब तक मेरे आदेश का पालन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5 वस्तुएं हैं, इनको डिवाइड करना है 7 भागों में, तो इन 5 वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना होगा 7 भागों में। ऐसे अगर मान लो मैं कोई वस्तु ले लूँ 1 और इसको कह दूं डिवाइड करो 0 भाग में, तो इसने देखिए आदेश क्या दिया, कह रहा है 1 मान लो सेब है, 1 सेब को, ये डिवाइड मीन्स होता है बांटना, ये चाकू है मैथमेटिक्स की, ये कहीं लग जाए तो तब तक ये काटती है जब तक कट ना जाए। तो कह रहा है 1 सेब है, उसको डिवाइड करिए कितने भाग हूँ? 0 भाग। अब आप बताइए, मेरे पास ये मान लो ये सेब है, ये चाकू है, ये कह रहा है सेब ले लो, हमने ले लिया, कह रहा है चाकू ले लो, हमने ले लिया, कह रहा है डिवाइड करो, तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। अगर मैं पार कर दूंगा तो 2 भाग,
बातें गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये कह रहा कोई भाग ना हो। इसका मतलब है कि सेब लेना है, चाकू लेना है, चाकू चलाना है, पर पार नहीं करना है। पार करोगे 2 भाग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आपको चाकू चलाना जरूर है। तो जैसे हमने सेब लिया, चाकू लिया और इस पर चलाया, और इसमें फिर मना किया कि कोई भाग ना हो, लेकिन इसने कहा कि बांटो, तो बांटना तब तक है जब तक बंट ना जाए। बंटने का मतलब है भाग हो ना जाए। तो हमने इसको लिया, चाकू चलाया, और पार करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप कहिए, क्या ये बंटा? नहीं बंटा। कब तक इसको करते रहेंगे आप? जब तक, डिवाइड कहा है, जब तक बंट ना जाए। फिर हम लेंगे इस सेब को, चाकू लेंगे, फिर इस पर चलाएंगे, पार होगा, 2 भाग गलत हो जाएगी। फिर कटा क्या? नहीं कटा। तब तक इसको करना है जब तक ये कट ना जाए, और हम भी ऐसे करते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी ऐसे करती रहेगी। इस आदेश का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? अनंत। इस आदेश का अंत नहीं है, यही कारण होता है क्या? अनंत। यही कारण किसी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो अनंत आता है। और 0 को अगर संख्या से भाग दे, मान लो 0/2 से, 0 का मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं, उसको बांटोगे तो क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। जब कुछ नहीं पाओगे तो आप लिख दोगे। यही कारण है। इसकी परिकल्पना हम लोग बाद में फिर देखेंगे खूब डिटेल के साथ। तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट, और यदि 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 0 प्राप्त होता है। हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा। हमारी मूल संख्याएं जो हैं ये हैं, और जैसे ही 0 आया वैसे ही एक संख्या और बढ़ गई। कुल कितनी संख्या हो गई? 10। ये हमारे कुल कितने अंक हुए? 10। मतलब प्रारंभ में इन्हीं 10 अंकों की खोज हुई, और इन्हीं 10 अंकों से सारी संख्याएं बनाई गई हैं, और इसका नाम डेसिमल अंक है। इसीलिए डेसिमल का आधार कितना होता है? 10 होता है। क्यों? क्योंकि सारी संख्याएं 10 ही संख्या से मिलकर बनती हैं। कारण कैसे आई, इसकी चर्चा होगी कभी। तो इस प्रकार से संख्याओं का उद्भव हो गया है। इसी परमेय भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। हमारी मूल संख्याएं यही हैं, मूल संख्या या मूल अंक यही हैं, ये जो आपके सामने हैं। आइए अब ये संख्याओं का हम बंटवारा करते हैं। एक संख्या, अब देखिए, इधर पढ़ेंगे और इधर पढ़ेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक आप समझ लीजिए। अब बात आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मेरे प्यारे दोस्तों किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अर्थात नेचुरल नंबर जो होती हैं, ऐसी संख्याएं, देखिए आप जानते हैं नेचुरल मीन्स प्राकृत। प्राकृत का मतलब इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें पहले आती हैं उसी प्राकृतिक नाम दिया गया है। जैसे पेड़, पहाड़, पर्वत, ये सब पहले आए, तो इस वायुमंडल में प्राकृतिक चीज़ें वो हैं। अब मैथमेटिक्स में जो चीज़ पहले आएगी वो मैथमेटिक्स के लिए प्राकृतिक ही होगी। भाई जो चीज़ पहले आती है उसको प्राकृत बोलते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़ पहले आए तो इसे प्राकृतिक नाम दिया गया है। तो मैथमेटिक्स में ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 पहले आई, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाएगा। कहने का मतलब जो है, हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वह 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये पहले आई, इसलिए इनको हम प्राकृत कहेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पहले आई, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो रिपीटिशन करके ही पूरी संख्या बनी गई है, इन्हीं अंकों का। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करना चाहें आप लिख भी सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो करके अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। Those number which start 1 to infinite is called natural number। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपको बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में सबसे पहले बनी, इसलिए इनका नाम प्राकृतिक हुआ। लेकिन आपने अभी देखा, मैंने संख्या बनाया था कि 1, 2, 1, 3, 1, 4 डॉट रिपीटिशन करके बना था। लेकिन यहाँ पर आप देखे थे 10 नहीं आया था, 10, 20, 30 नहीं आया था।
क्योंकि आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट उस समय आए ही नहीं थे, तो शून्य उन्होंने दिया ही नहीं था, तो 10, 20, 30 बनने का कोई चांस नहीं हुआ। लेकिन जब आर्यभट्ट आए, अज्ञात भारतीय आए, फिर आर्यभट्ट आए, दोनों की खोज का प्रावधान है। तो इस प्रकार से जैसे ही आर्यभट्ट आए, उन्होंने व्याख्या किया था, जैसे ही आर्यभट्ट आए वैसे शून्य दे दिए। जब शून्य दे दिए तो इसके अंदर शून्य था ही नहीं कहीं। तो शून्य को जब रखने की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो शून्य को 9 के पीछे रखा गया, और वो भी जैसे 1 को साथ 1 के रिपीट किया, 1 के साथ 2 को, 1 के साथ 3 को रिपीट किया था, वैसे 1 के साथ 0 को भी रिपीट कर दिया। तो यहाँ 10, यहाँ 2 के साथ रिपीट किया 20, यहाँ 3 के साथ रिपीट किया 30, यहाँ 4 के साथ रिपीट किया 40, यहाँ 5 से रिपीट किया 50। तो इस प्रकार से आपका रिपीटिशन जब कर दिया गया 2 से 3 के साथ, 4 के साथ, तो इस प्रकार से शून्य को भी एडजस्ट हुआ। और तो जब तक ये शून्य नहीं था, क्या ये संख्याएं पूरी थी? पूरी नहीं थी। जब तक ये शून्य नहीं था तब तक ये संख्याएं खाली थी, अर्थात उसको प्राकृतिक नाम दिया गया। और शून्य के आने से इन संख्याओं का स्थान भर गया, अर्थात पूरा हो गया। इसीलिए शून्य के आने पर इसका नाम क्या रख दिया गया? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि शून्य के आने से, अगर यहां लिखूं मैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आप जानते हैं पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं, किसे हैं पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक शून्य नहीं था तब तक संख्याओं का नाम प्राकृतिक था। जैसे ही संख्याओं में शून्य की खोज हुई वैसे पूर्ण हो गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि जैसे ही शून्य आया ये संख्याएं भर गई, इनका स्थान जो खाली था 10, 20, 30 का, ये भर गई, अर्थात संख्याएं पूरी हो गई, इसलिए पूर्ण संख्या नाम दिया गया। तो अगर शून्य से स्टार्ट होगा तो माइंड में आपके एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि शून्य आया तब संख्या पूरी हुई है, इसलिए इसको शून्य से स्टार्ट करेंगे तो पूर्ण संख्या, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई? 1 की। लेकिन इसको बनाया गया। लेकिन अब कहेंगे सर तो क्या इसमें 10 नहीं है, 20 नहीं है? नहीं है। क्योंकि ये बताइएगा, अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई रूल्स चल रहा हो, कोई किसी का नाम पहले से पड़ गया हो, और अगर सब चीज़ों का नाम पहले से पड़ गया है और कोई नया व्यक्ति आया और नया उसका मालिक बना, तो क्या उसका नाम बदल देगा? नहीं बदल देगा। तो रूल्स चेंज हो जाने से नाम नहीं चेंज होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर ही रहेगी, और ये आपका पूर्ण संख्याएं। कह सकते हो वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में आप जानेंगे, दोज नंबर व्हिच स्टार्ट 0 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब आपके सामने पड़ा हुआ है ये चीज़, 1 से अनंत तक ये है, ये 0 से अनंत तक है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो 1 से अनंत तक है ये चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं कि नहीं हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ से एक अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याओं के अंदर में उपस्थित हैं कि नहीं है? देखिए पूरा का पूरा ये सीरीज इसके अंदर है कि नहीं? इसके अंदर है, सुनिश्चित है। तो ये कह सकते हो सभी प्राकृतिक संख्याएं, जब अच्छे क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल टाइप के आएंगे तो आपको हल करने में आसानी होगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सारी की सारी ये पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शून्य ज़्यादा है। तो आप लिख लेंगे अपने नोट्स में कि सारी प्राकृतिक संख्याएं, समझ लेंगे, लिखने क्या है की जरूरत है। देखिए सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हैं, पर सारी पूर्ण संख्याएं ये पूरी की पूरी प्राकृतिक में नहीं है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई हो। आइए अब हम थोड़ा सा सम संख्याओं की चर्चा करते हैं। सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, आज इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई के अंक के बाद भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। हम लोग थोड़ा बेसिक्स और करेंगे, तो चीज़ों को हल करने का सीखते रहेंगे। जानवरों पर आधारित सवाल एकदम 2-2 सेकंड में आप लगाएंगे। अब हम आपको स्टार्ट आउट भी खूब बढ़िया से करते चलेंगे और खूब अच्छे सवालों को भी कराते चलेंगे। वो तो मैं वीडियो ऐसे ही डाल रहा था, तो इस बात को थोड़ा सा आपने समझ लिया। अब बात आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं और क्या आती हैं? विषम संख्याएं।
अर्थात इवन नंबर्स, और दूसरा क्या होगा, ऑड नंबर्स। सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां लिख देते हैं विषम। ऑड नंबर। सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं, सम का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाएगी, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों वो विषम संख्या कहलाएगी। मतलब कि ये क्या है, 2 से विभाजित, और ये क्या है, 2 से ना विभाजित। मतलब ये संख्या जो इवन नंबर्स हैं ये डिविजिबल बाई कितने से, 2 से, और जो ऑड नंबर हैं नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब है कि जो हमारी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, और जो विषम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अब प्रश्न ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप रटने की ज़रूरत नहीं है। संख्याओं को आप देखिए, जिसका इकाई का अंक 2 के पहाड़े पढ़ने पर मिल जाता हो वो सम होगी, और जिसका इकाई का अंक 2 के पहाड़े पढ़ने पर ना मिले वो विषम हो जाएगी। अब एक बात थोड़ा बेसिक जानिएगा, अगर मैं लिखा 2 तो ये इकाई इसमें 2 है, दहाई 0 है, तो ये 2 है। क्या 2 के पहाड़े में आता है? तो कहेंगे जी सर आता है। क्या 4 आता है 2 के पहाड़े में? कहेंगे जी सर आता है। 6 आता है 2 के पहाड़े में? आता है। 8 आता है 10 आता है 12। अब जब बड़ी संख्याएं होने लगे तो मात्र इकाई लेने लगो। अब बताओ, ये 2 आता है 2 के पहाड़े में? आता है, तो इसका मतलब ये 12 जो है 2 से कटेगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट अगर बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मैं लिखूं 925486। अब देखिए ये लास्ट की संख्या क्या आई? 6। क्या 6 2 के पहाड़े में आती है? 2 के पहाड़े में आती है कि नहीं? 2 3 6 आती है। अगर ये 6 2 के पहाड़े में आएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और अगर ये 2 से विभाजित हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? सम संख्या। और मैं कोई संख्या ऐसे लिखूं 92580। अब 0 मेरे प्यारे दोस्तों 2 के पहाड़े में कहीं आता है पीछे? तो 2 पंचे 10 में शून्य मिला कि नहीं? तो 2 के पहाड़े में शून्य मिलता है, तो यहाँ पर शून्य है। इसका मतलब अगर ये 2 के पहाड़े में मिल रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, और अगर ये 2 से विभाजित होगी तो क्या कहलाएगी? सम। कोई भी संख्या ऐसे लिखिएगा जब बहुत बड़ी हो जाए और उसका इकाई का अंक देखिएगा, अगर 2 के पहाड़े में मिल जाए तो वह संख्या 2 से कटेगी, और कटेगी तो क्या होगी? सम। मैं समझ रहा हूं कि बातें आपको समझ में आ रही। एक सिंपल सी बात, अगर रटना यहाँ जरूरत है नहीं, डिफिनीशन वहाँ लिखने तो आएगी नहीं, केवल समझना और जानना है, तो इतना ही कर दो। इकाई का अंक 2 के पहाड़ में आए तो सम, और 2 के पहाड़े में नहीं आए तो विषम। सिंपल सी बात है। अब यहाँ विषम संख्या 1 क्या 2 के पहाड़े में आता है? 3 नहीं आता है। 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 क्या 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 11 डॉट 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 डॉट। जब मान लो अभी 13 है, नहीं जान पा रहे हो तो पीछे वाला अंक देखना शुरू कर दो। 3 क्या आता है 2 के पहाड़े में? नहीं आता, तो विषम संख्या है। अगर ऐसे कोई बड़ी संख्या आ जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या 7 आता है 2 के पहाड़े में? नहीं आता, विषम हो जाएगी। क्या 9 आता 2 के पहाड़े में? नहीं आता, क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको प्राकृतिक संख्याएं क्लियर हो गई होंगी, पूर्णांक संख्याएं क्लियर हो गई होंगी, सम संख्या क्लियर हो गई होगी, विषम संख्या क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम परमेय और अपरिमेय संख्याओं को। यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में मिल जाता है, तो बढ़िया से समझिएगा। हम आपके किताबी भाषा का भी ज्ञान देंगे और बिना भी किताब का ध्यान देंगे। एक मिनट।